कि सबसे ज्यादा अगर कोई सुन सकता है अब तक की रिसर्च में, वो है डॉल्फिन। अगर हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो गई है, थोड़ा मनमुटाव चल रहा है, तो एक फ्रिक्वेंसी होती है, उसको आप चला दीजिए घर पे। काले मैं भी कैरोके पे गाता हूँ, तो चल मैं गा लेता हूँ, मैं भी म्यूजिक सिंगर हो गया। म्यूजिशियन, म्यूजिक प्रोड्यूसर, साउंड हीलर एंड व्हाट नॉट। आज हम बात करेंगे म्यूजिक इंडस्ट्री से आ रहे एक लेजेंड के साथ, मिस्टर मनुदीप शिरोमणि। Before starting the Unmute show powered by Cornerstone Hridaya Production, let's find out कि हम साउंड हीलिंग के बारे में और क्या जान सकते हैं। तो मैंडी आपको जैसा बोलते हैं, मैंडी सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है? इंस्ट्रूमेंट तो मैं बहुत सारे प्ले करता हूँ, लेकिन आज बाय डिफॉल्ट मैं आपके लिए ये लेके आया हूँ। ये एक फोक इंस्ट्रूमेंट है। सबसे पहली बात, ओके, इंस्ट्रूमेंट बहुत तरह के होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मिडी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आपने देखे भी होंगे। उसी तरह हर इंस्ट्रूमेंट का हर म्यूजिक को एक रिलेशन होता है। करेक्ट। इलेक्ट्रिक गिटार रॉक म्यूजिक में यूज होता है, और हर म्यूजिक के हिसाब से इंस्ट्रूमेंट डेवलप होते हैं, और म्यूजिक के हिसाब से और इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से म्यूजिक डेवलप होता चला जाता है। अच्छा, तो उसी तरह ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो फोक इंस्ट्रूमेंट है। ओके, फोक मतलब कि जो फोक से निकला हुआ है। अच्छा, एंड व्हाट इज इट कॉल्ड एज? इसको बोलते हैं रबाब। रबाब, राइट। ओके। तो रबाब ये इंस्ट्रूमेंट है, इसका ओरिजिन जो माना जाता है, जितनी मेरे पास नॉलेज है, हाँ, इसका ओरिजिन अफगानिस्तान है, तो इसको बेसिकली अफगानी रबाब भी बोलते हैं। अच्छा, बट ये कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी म्यूजिक कहीं भी रुकता नहीं, वो चलता रहता। तो चलते 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 ये जब इंडिया में एंटर हुआ तो कश्मीर के रास्ते से हुआ, तो कश्मीर में थोड़ी थोड़ी तब्दीलियां होती गई। आते 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 जब ये पंजाब पहुंचा, तो अभी इसके दो वर्जन है। अच्छा, एक अफगानी रबाब और एक सिख रबाब। तो सिख रबाब का थोड़ा शेप चेंज हो जाता है आगे पीछे की तरफ, बट टोन ऑलमोस्ट करीब करीब सेम होता है, मतलब आवाज। तो दो तरह के रबाब होते हैं, एक सिख रबाब और एक अफगानी रबाब। ग्रेट। अच्छा मैंडी, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अगर मैं आपके सफ़र की बात करते हैं हम, तो आपने जो म्यूज़िक सीखा है, वो आपने म्यूज़िक कहाँ से सीखा है, ये हम अगर जानना चाहें? म्यूजिक एक्चुअली म्यूजिक सीखना, जो बताऊँ, म्यूजिक सीखने की बात कर रहे हैं, इसके बड़े दो तरह के आंसर होते हैं। मैं इस सिंपल वे में बोल नहीं पाता हूँ कोई भी चीज़। तो जैसे मैंने म्यूजिक सीखा, जो तालीम ली है, वो मैंने मेरे 2-3 गुरु रहे हैं, और वो जो बेसिक मेरी तालीम रही है, जो बेसिक मेरी शिक्षा रही है, नॉलेज रही है, वो सारी मैंने अपने शहर होम टाउन में, अपने कानपुर में ली है। अच्छा, तो मेरे जो पहले गुरु थे पंडित कृष्णचंद चक्रवर्ती थे। एक छोटा सा म्यूजिक स्कूल था हमारे कानपुर में, मैं वहाँ सीखा, कुछ टाइम सीखा, फिर वहाँ से निकला, फिर एक दूसरे गुरु जी के पास पहुंचा, पंडित रंजन लाल अवस्थी जी के पास। अच्छा, उनसे सीखा मैंने, वो ब्लाइंड थे। अच्छा, हाँ, उनसे सीखा। वो गांधी संगीत विद्यालय में टीचर थे। फिर उसके बाद मैं रामपुर घराने के एक बहुत ही फेमस गुरु थे, अब वो भी नहीं रहे, उस्ताद अफजल हुसैन खान निजामी साहब, मैंने उनसे सीखा। वो राशिद खान साहब, आपने सुना होगा जिनका नाम, जो ठुमरी गायक है फेमस, अब वो भी नहीं रहे राशिद खान साहब पिछले साल। तो उनके चचा लगते हैं, तो मैंने उनसे सीखा काफी टाइम। तो वहां पे जाके मुझे एक प्रोफेशनली लोग कैसे गाते हैं म्यूजिक को, कैसे अपना करियर बनाते हैं, ये सब सीखने को मिला। ग्रेट। इस इंडस्ट्री में इतने साल देने के बाद से आई थिंक मैं अगर आपसे ये जानना चाहूँ कि क्योंकि आजकल क्या है, बहुत सारे नए सिंगर्स भी इस फील्ड में आना चाहते हैं। बिल्कुल, कई लोग, नए लोग ट्राई भी करते रहते हैं। हम लोग कई बार आजकल बिकॉज ऑफ ऑनलाइन कुछ आसानियाँ ये भी हो गई है कि आप डायरेक्ट पब्लिक तक पहुँच पाते हो, तो कई लोग वायरल भी हो जाते हैं। तो उन यंग सिंगर्स के लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे कि हाउ ईजी और डिफिकल्ट इज इट टू स्टार्ट? देखिए, म्यूजिक आज का तो है नहीं जी, म्यूजिक तो बहुत पुराना है। करेक्ट, ठीक है, तानसेन के जमाने से म्यूजिक था, और तानसेन का भी करियर म्यूजिक था। करेक्ट। आज मैं बैठा हूँ आपके सामने, आज की डेट में मेरा भी करियर म्यूजिक है। यानी म्यूजिशियन तब भी थे, उनका भी करियर था, म्यूजिशियन आज भी हैं, उनका भी करियर है। यानी म्यूजिक तो चला ही आ रहा है, करियर बन के चला आ रहा है। करेक्ट। अब करियर जो चीज होती है, उसको हमेशा सीरियसली लेना चाहिए। करियर को आप हवा में नहीं ले सकते कि आज मैं वायरल हो गया तो ये मेरा करियर बन गया, नहीं हो सकता ना। और म्यूजिक जैसी चीज जो छोटी मोटी नहीं, उसको सीखना चाहिए, उसकी बारीकियों को समझना चाहिए। आजकल क्या है कि लोग थोड़ा बहुत मैं भी कैरोके पे गाता हूँ, तो चल मैं गा लेता हूँ, मैं भी म्यूजिक सिंगर हो गया। तो हर कोई सिंगर है, लेकिन सिंगिंग म्यूजिक को सीखना पड़ता है, बहुत गहराई में जाना पड़ेगा आपको, उसकी बेसिक समझने पड़ेंगे, तब आप उसको करियर के रूप में चूज कर सकते हो, तब उसके लिए फाइट के लिए आप तैयार हो। अच्छा, हाँ, आपको सीखना पड़ेगा। अदरवाइज मैं यही कहूंगा, जो लोग नॉन ट्रेन्ड सिंगर हैं, उनको पहले सीखना चाहिए, और तभी आए। वरना फाइट करते रहोगे, भीड़ का हिस्सा बनोगे आप। सीख के आओगे तो आप अलग नजर आओगे। करेक्ट। लेकिन मैं आज अगर इंडस्ट्री की बात करता हूँ, जैसे तो मैं कई बार लोगों को देखता हूँ, तो एक
लाउड म्यूजिक गाने वाले लोगों में जैसे मीका सिंह है और उसके बाद एक आजकल चलते हैं अरिजीत सिंह जी हैं। तो किसी की वॉइस बड़ी सोलफुल है और वो भी बड़ा सुपर हिट है जैसे कि अरिजीत सिंह, और किसी की वॉइस बड़ी डिफरेंट है, बहुत लाउड गाता है, अलग से गाता है जैसे मीका सिंह, बट फेमस वो भी बहुत ज़्यादा है। तो म्यूजिक का वेरिएशन इतना ज़्यादा होने की वजह से आखिर असली म्यूजिशियन हम माने तो किसे माने? देखिए, म्यूजिक का मतलब सीधा सीधा है कि 7 सुर, जिसको 7 सुर अच्छे तरह से आते हैं, जिसको ये जो 7 सुरों के बीच में भी सुर होते हैं, 12 सुर होते हैं, तो जिनको ये 7 सुर अच्छे से आते हैं, जिसने इस पर रियाज करा हुआ है, वो म्यूजिशियन है। अब बात आती है लाउड गाने या ना गा पाने की, तो जगजीत सिंह जी थे, वो तो लाउड नहीं गाते थे, लेकिन म्यूजिशियन वो भी थे, बहुत अच्छे, बहुत बड़े म्यूजिशियन थे, ठीक है। उसी जगह पे अल्ताफ रजा भी थे, हमने उनके गाने बचपन में सुने, 90s उनके गाने, हम तुम तो ठहरे परदेसी सुनते हुए बीता है, तो वो भी आवाज थी, वो लाउड गाता था, लेकिन म्यूजिशियन वो भी थे। जो सुर में गा रहा है वो म्यूजिशियन है, जिसको म्यूजिक की समझ है, जिसका सेंस है म्यूजिक का, वो म्यूजिशियन है। अब पब्लिक को तो कुछ भी पसंद आ जाता है, हर तरह के सुनने वाले, हर तरह के म्यूजिक कंज्यूम करने वाले, तो डीप म्यूजिक कंज्यूम करने वाले भी हैं जो सुनते हैं, अच्छी चीज है, और मीका के गाने भी सुनने वाले हैं, वो भी उस पर भी नाच रहे हैं लोग। करेक्ट, मतलब एंटरटेनिंग वे में लोग ज्यादा लेना पसंद कर रहे हैं। एग्जैक्टली, म्यूजिक को एंटरटेन का पार्ट ज्यादा माना गया है, बट इसी तरह से अगर मैं म्यूजिक के पार्ट्स देखूं तो आप एक बड़ी ही यूनिक सी चीज में है जिसको हम कहते हैं साउंड हीलिंग या थेरेपी। तो ये जो साउंड हीलिंग या थेरेपी है, जैसे मैंने बहुत ऑफ लेट आकर के अपनी, जब मैं आई वाज 38 39 जब मैंने सुना पहली बार, तो मुझे इसके बारे में पता नहीं था, अभी मैंने मतलब हाल ही में ही सुना। तो ये होती क्या है, अगर हम ये जानना चाहें कि ये होती क्या है एग्जैक्टली? साउंड हीलिंग, अगर हम साउंड हीलिंग को समझें तो 2 वर्ड हमें नजर आते हैं, साउंड और हीलिंग, करेक्ट, ठीक है। मैं हमेशा सबको ऐसे ही बताता हूँ जब भी मुझसे कोई पूछता है, तो क्योंकि बताने का एक तरीका हमारा डेवलप हो जाता है उसी में हम नॉलेज हासिल कर लेते हैं। तो अगर हम साउंड को थोड़ी देर के लिए हटा दें तो हीलिंग क्या है? हीलिंग इज ऑल अबाउट इंटेंशन, करेक्ट, ठीक है ना। अगर आप परेशान हैं और आपने मुझे रात को 2 बजे फोन किया और बोला मनु मैं बहुत परेशान हूँ और मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे सब कुछ भी ठीक नहीं लग रहा, तो मैं सोते हुए से उठ के बैठ जाऊंगा, अगर मेरी इंटेंशन आपको लेके बहुत अच्छी है कि यार आप परेशान हो, यार उन्होंने मुझे फोन किया है, ये मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड हैं और क्या हो गया, ऐसी क्या दिक्कत हो गई, तो मेरी इंटेंशन है ना, तो मैं पूछूंगा आपसे फोन पे क्या हो गया, सब ठीक है? आप बोलोगे नहीं यार लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा, यानी मेरी इंटेंशन हीलिंग की शुरू हो चुकी है, करेक्ट, ठीक है ना। अब मैं आपको हील करना शुरू करूँ तो आप बोल रहे हो नहीं यार, या कोई भी बोल रहा है कि नहीं यार मुझे लगता है एंड हो गया सब चीजों का, मुझे आगे नहीं जीना है, उसको सुसाइडल थॉट आ रहा है, तो मैं और अवेयर हो जाऊंगा, नहीं यार ये तो कुछ गलत ना कर ले, तो मैं बाइक उठाऊंगा, कार उठाऊंगा, उसके घर पहुंचूंगा रात को 2 बजे, कहेंगे चल गेड़ी मार के आते हैं, चल कहीं चाय की टपरी पे चाय पी के आते हैं। मेरी इंटेंशन अच्छी है, करेक्ट, हमने 1-2 घंटे बातें करी, इधर उधर की गप्पे मारी और उसको मैंने उस जोन से निकाल दिया, तो आप उसके लिए हीलर बन गए, करेक्ट। और आप जो कह रहे हो ना, ये आजकल हो भी बहुत रहा है, बिकॉज इफ यू टॉक अबाउट इवन द यंग एज, जिनको हम मिलेनियल बोलते हैं या जेन जी बोल करके आजकल आंदोलन किए जा रहे हैं, जिनके साथ बहुत ज्यादा है, बहुत सुसाइडल टेंडेंसीज मेरे जानने में मैं देखता हूँ कि लड़के डिप्रेस इतनी इजीली हो जाते हैं। तो ये मतलब क्या ये साउंड वाली जो आप बात बोल रहे हैं ये भी इसमें हेल्प करती है क्या? सर ये इतनी ज्यादा हेल्प करती है, इतनी एक्चुअल जो साउंड थेरेपी है वो मेंटल डिसीज के लिए ही बनी है। अच्छा, हाँ, और आपकी बॉडी में जितनी भी डिसीजेस होती हैं 90% आपके ब्रेन से ही आती है, ठीक है। आपको जब रियलाइज होता है, जब आपकी चेतना जगती है कि मेरे इस बॉडी के पार्ट में शायद पेन है या मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, चेतना ही तो है आपको बता रही है कि हाँ पेन है, नहीं ये नॉर्मल है ना। कभी कभी आप अच्छे खासे पेन को भी अवॉइड कर देते हो, करेक्ट, कभी कभी हल्के से पेन में भी आप टेंशन में ले लेते हो कि ये क्या हो रहा है, कहीं हार्ट फेल तो नहीं होने वाला, मेरा लेफ्ट शोल्डर दर्द कर रहा है, ये तो आपके दिमाग से ही आ रहा है ना सारा, सही बात है ना। फिर आप टेस्ट कराते हो उसमें पता चलता है नॉर्मल है, फिर आप टेस्ट कराते हो उसमें पता चलता है नहीं आप जैसे नॉर्मल ले रहे हो बहुत सीवियर है, आपको नहीं पता, सब कुछ दिमाग से आ रहा है। तो सारी जो थेरेपी है ये दिमाग की ही बीमारियां हैं सारी, तो आपका दिमाग दुरुस्त होगा, आप बैलेंस होगे, तो आप जल्दी अपनी चीजों को एक तरह से आइडेंटिफाई कर पाओगे। अच्छा, आप समझ पाओगे कि ये जो मेरे अंदर जो चल रहा है इसको मैं खुद पहले देख लूं, खुद समझ लूं, डॉक्टर तो बाद में देखेगा ना। तो आपकी चेतना को बढ़ाने के लिए इस तरह की हीलिंग्स आप करते हो, इस तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो आप। वाह। और ये आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, NSDR, नॉन स्लीप डिसऑर्डर्स, आपकी किसी भी तरह की आपकी कोई ऐसी आदत लगी हुई है उससे आपको मुक्त कराना, या आपको घबराहट होती है, कुछ भी ऐसा है, उसके लिए आप कर सकते हो। इसको हीलिंग बहुत काम आती है। आजकल बच्चे इस हीलिंग के साथ तो ऐसा है कि जिसने एक बार इस हीलिंग को ले लिया उसको आदत हो जाती है इसकी, उसके बिना रह नहीं सकता।
अच्छा, मेरी एक सवाल भी था, एक रिक्वेस्ट भी थी आपसे वेंडी जी। वो रिक्वेस्ट ये थी कि हमने ना ये रबाब पहली बार आपके पास देखा है जी जी। और हमने इसे लाइव नहीं सुना है। कभी कभार MTV कोक स्टूडियो वगैरह आता है तो कभी कभार उसकी झलकियों में ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स मैंने देखे हैं, जी जी जी, लेकिन मुझे नाम वाम पता नहीं था। तो क्या हमारे सारे द अनम्यूट शो के दर्शकों के लिए आप एक बार प्ले करके जरूर दिखाएंगे? बिल्कुल प्ले करूंगा। इसको ट्यून करना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा। क्योंकि इसमें आप देख रहे हो बहुत सारी तारें हैं और ये सारी अभी अनट्यून है। अच्छा। और शुरुआत की ये अलग गट भी लगी हुई है। तो मेन तारें ये हैं, ये नीचे अच्छा। की तरफ बोलते हैं इसको, ये हाँ, चिकारी है। कुछ कुछ काफी सारे इंस्ट्रूमेंट का मिक्स है ये। ओके। ठीक है ना, इस तरह से इंस्ट्रूमेंट बना है और इसमें फ्रेटलेस होता है। मैंने इसमें ये फ्रेट लगा दिए हैं अपनी सुविधा के लिए। अच्छा। और मैं अभी सीख ही रहा हूँ इसे। मैं बहुत ओके। प्रो नहीं हूँ इसमें, बहुत ज्यादा एडवांस पे नहीं हूँ। मैं अभी खुद से सीख रहा हूँ। ओके। इसको मैंने सीखने के लिए कोई टीचर किसी के पास नहीं गया हूँ। मैंने खुद से इसे सीखना शुरू किया क्योंकि म्यूजिक की नॉलेज थी, तो मैं उसके थ्रू इसको देख देख के। नॉलेज या आपकी बातों से लग रहा है मोहब्बत ज्यादा थी? मोहब्बत ज्यादा थी, बिल्कुल। मुझे नए नए इंस्ट्रूमेंट से मोहब्बत है। मुझे लगता है कि क्योंकि मैं साउंड थेरेपिस्ट हूँ, मुझे साउंड अट्रैक्ट करते हैं। कोई भी नया साउंड मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। अच्छा। मैं उसको जानने की कोशिश जरूर करता हूँ एक बार। ओके। जो साउंड थेरेपी आपने बोला, तो उसमें भी क्या इसका इस्तेमाल होता है रबाब का? साउंड थेरेपी में किसी भी चीज का इस्तेमाल हो सकता है। देखिए, साउंड दो तरह के होते हैं। अगर हम इसे बहुत ही सिंपल वे में समझें, हमारे दर्शक भी होंगे, हर तरह के होंगे, अगर हम बहुत ही सिंपल वे में समझें तो साउंड दो तरह के होते हैं, एक गुड और एक बैड। बैड साउंड की बात कर लेते हैं। बैड साउंड है, आप बैठे हैं यहाँ पे, अचानक धड़ाम से बाहर आवाज आई, पता लगा दो कारें आपस में लड़ गई, शीशा टूट गया। तो ये आवाज तो वो भी है, लेकिन वो डिस्ट्रक्टिव साउंड है। आपके दिमाग को पता है कि ये जो टूटने की आवाज आई है, ये कुछ नुकसान हुआ है, तो आपको परेशान कर सकती है आवाज। कांच का ग्लास टूटते ही हम कैसे टेंशन में होते हैं, यार क्या तोड़ दिया, क्योंकि वो डिस्ट्रक्टिव साउंड है, वो हमें डिस्ट्रैक्ट करती है। ऐसे बहुत सारे साउंड होते हैं जो हमें परेशान करते हैं, हमें विचलित करते हैं। और गुड साउंड की बात करें तो बहुत सारे साउंड है। चिड़ियों की आवाज सुनते ही अच्छा लगने लगता है। करेक्ट, सही बात है। ठीक है ना। पानी की टप टप बाल्टी में गिर रही है, वो डिस्टर्ब कर रही है, लेकिन पानी की बारिश की बूंदें वही टप टप अच्छी लग रही हैं। बूंदे तो बूंदे, आवाजें अलग अलग कैसे हो सकती हैं? करेक्ट। उनका भाव अलग अलग कैसे हो सकता है? बाल्टी में गिर रही तो डिस्टर्ब कर रही है, आप बंद कर करके आते हो बार बार नल, यार क्या टपकता रहता पूरा दिन, इसको ठीक कराना। लेकिन वही पानी की बूंदें बाहर गिर रही हैं, पत्तों पे गिर रही हैं, रोड पे गिर रही हैं, आपकी गाड़ी पे गिर रही हैं, छत पे गिर रही हैं, आपको अच्छा लग रहा है। तो गुड साउंड और बैड साउंड में डिफरेंस होता है, इस तरह से काम करता है। और गुड साउंड्स में, जैसे भी आपने बैड साउंड्स के एग्जांपल दिए, तो गुड साउंड में भी मतलब हीलिंग का काम कैसे करता है? हीलिंग का काम ऐसे करती है, जैसे आपको मैं लिटा दूं, आप रिलैक्स हो जाइए और आपके कान के पास एक सूदिंग सा म्यूजिक चला दूं जिसमें पानी बहने की, नदियों की कलकल की आवाज है, तो थोड़ी देर में वो आवाज आपको अच्छी लगने लगेगी और आपके ब्रेन में जिस तरह का केमिकल रिलीज होगा जो आपको रिलैक्स कर देगा, तो वो साउंड हीलिंग में काम आएगा। ओके। अच्छा म्यूजिक, मैं कुछ जल तरंग बजा दूं, वो साउंड्स आपको अच्छे लगेंगे, इस तरह की चीजें आपको अच्छी लगेंगी। ओके। हाँ, तो ये जितनी भी गुड साउंड है साउंड थेरेपी में काम आ सकता है। ऑब्वियसली रबाब भी आ सकता है। अच्छा, तो अगर जैसे हम अभी तक म्यूजिक इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, हमने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कवर किया, हम थेरेपी या हीलिंग के ऊपर आ रहे हैं, तो जैसे ये थेरेपी और हीलिंग है, तो क्या आजकल हम देखते हैं कि जैसे लोग एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, हर चीज़ को दिखाना चाहते हैं, तो कैन साउंड, क्या घर में भी ऐसा कोई साउंड हो सकता है जिसको हम रेगुलर बेसिस पे प्ले करें ताकि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता रहे हमेशा? बिल्कुल बिल्कुल। साउंड में बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जिसमें से हर फ्रीक्वेंसी का साउंड थेरेपी में नाम है। सोल्फेजियो करके भी फ्रीक्वेंसीज होती हैं। इवन हम लोगों में तो पढ़ाई में ये तक पढ़ाया जाता है कि अगर हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो गई है, थोड़ा मनमुटाव चल रहा है, तो एक फ्रीक्वेंसी होती है, उसको आप चला दीजिए घर पे। अच्छा। पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, अभी मैं ऐसे नाम नहीं बता पाऊंगा आपको।
क्या वो फ्रीक्वेंसी आप शेयर कर देंगे विद जैसे वो होता है ना यूट्यूब पे हो या कहीं पे हो, बिल्कुल आप शेयर कर देंगे तो हम अपने डिस्क्रिप्शन में अपने दर्शकों के लिए रख देंगे उसे। पेज पे बहुत सारे ऐसे साउंड पड़े हैं जिनको आप चला के सुन के आप उन चीजों को ठीक कर सकते आप प्लीज अपने पेज का भी लिंक दीजिएगा ताकि हमारे दर्शक, क्योंकि आई एम श्योर जो शादीशुदा होंगे जैसे मैं खुद भी हूँ तो धर्मपत्नियों से लड़ाई बड़ी आम सी बात होती है और वो कभी कभी एस्केलेशन लेवल दूसरा ही चला जाता है। वहाँ तो काम नहीं करेगी। हाँ, वहाँ काम करे ज्यादा अच्छा है। लेकिन हाँ नॉर्मली आपका मूड अच्छा करने के लिए ये चीजें होती हैं, क्योंकि होता क्या कि पता होता है इंसान को हारना ही है उस लड़ाई में, लेकिन फिर भी लड़ लेते हैं तो भाई जी अलग चीज है जी। तो करेक्ट सर, अगर मैं ये जानना चाहूँ आपसे, एक और सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि फॉर एन एग्जांपल जो आपने इंडस्ट्री का आपका अपना भी स्ट्रगल, सबका अपने स्ट्रगल होते हैं, तो आपका अपना स्ट्रगल रहा, उस स्ट्रगल के बिहाफ पे अगर हम ये समझना चाहें कि एक यंगस्टर होने के नाते क्या चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए, जो इंडस्ट्री में आ रहा है यंग एक लड़का एक एस्पिरेशन लेके आ रहा है, वो क्या चीजें जो उसे नहीं करनी चाहिए? उसे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अच्छा चीज। और आजकल सब जल्दी में। अच्छा म्यूजिक जब सारे गमा पा एक कंपटीशन आता था, आपने देखा भी हो, जी टीवी पे आया था, उससे पहले भी लोग गाते थे, उससे पहले भी लोग गा रहे थे, बजा रहे थे, सीख रहे थे, कर रहे थे, क्लासिकल म्यूजिक कर रहे थे, ज्यादा कर रहे थे। लेकिन जैसे इस तरह के कंपटीशन आए, लोगों को पता चला अच्छा गाया जाता है, स्टेज पे गाया जा सकता है, तो लोगों ने ज्यादा आना शुरू किया। सारे गामा पा की एक गरिमा थी, वहां तक लोग अच्छा म्यूजिक कर रहे थे, बड़े बड़े लेजेंड्स आते थे उन्हें जज करने के लिए, बहुत प्योर था, सोनू निगम उसके होस्ट हुआ करते थे। करेक्ट। लेकिन वो बढ़ते 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 आज आप देख लीजिए, आज पूरी तरह से ड्रामा बन चुका है वो। और लोगों को लगता है कि ड्रामा ही तो है, संगीत इज ड्रामा, चलो करते हैं ड्रामा, दिखाते हैं, मेरे घर में ये हुआ, मेरे घर में वो, तुम्हारे घर में कुछ भी हुआ, संगीत का इससे कोई लेना देना नहीं है। संगीत रियाज की चीज है, बैठो, रगड़ो, अपने गले को रियाज करो और गाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे घर में क्या हुआ। संगीत का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो लोगों को मैं यही बोलना चाहता हूँ, जो भी नए बच्चे आ रहे हैं, भाई बेसिक्स जरूर सीखो, किसी उस्ताद के नहीं, उस्ताद के पास जा सकते हो, यूट्यूब में बहुत कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन करो रियाज। बिना रियाज करे, बिना सीखे आप म्यूजिक में आजकल 3 कॉर्ड बजा के गिटार के लोग गाना गाने लगे। करेक्ट, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो बहुत टाइम से म्यूजिक सीख रहा है बंदा, जिसने म्यूजिक को बहुत टाइम दिया है, अपनी लाइफ दे दी है, वो 3 कॉर्ड बजा के गाना नहीं गा रहा है, उसकी म्यूजिक में बहुत डेप्थ है, उसने रगड़ा है अपने आप को, उसने बहुत मेहनत करके उस चीज को तैयार किया है, ठीक है। वो ऐसे 3 कॉर्ड बजा के गाएगा भी नहीं आपके कहने पे, और वो एक रिस्पेक्टिव मोमेंट पे ही गाएगा, जहां उसे लगेगा कि मेरी चीज की रिस्पेक्ट होगी, मैं यहाँ गाऊंगा, तो वो चुप रहेगा, और चुप रहेगा तो वो भूखा मरेगा। लेकिन ये 3 कॉर्ड बजाएंगे, गाना गा देंगे आजकल जाके, उनको तो कुछ पता नहीं, उन्होंने तो जो गाना है वो जाके गा दिया, उसकी वजह से मार्केट खराब होती है, उसकी वजह से वो लोग सफर करते हैं जो मेहनत कर रहे हैं। इनफैक्ट हमने ये भी देखा कि आपके भी काफी स्टूडेंट्स हैं जिनको आपने सिखाया, जो आपको मैंडी सर भी बुलाते हैं सारे स्टूडेंट्स, तो आपसे अगर कोई सीखना चाहे डायरेक्टली म्यूजिक, तो उसके लिए भी प्लीज डिस्क्रिप्शन में जरूर बताइएगा, बिकॉज आई एम श्योर जो यंग एस्पिरेंट्स होंगे, बट जो सीरियस म्यूजिशियन है वही आए मुझसे सीखने, वो म्यूजिक को सीरियसली लेते हैं और उनको जल्दी नहीं है किसी चीज की। हाँ, मेरे पास ही नहीं, किसी भी उस्ताद के पास जाए तो जल्दबाजी में मत जाए, किसी भी के पास भी सीखने जाए तो ये सोच के जाए कि मुझे अभी तैयार करना, जब तक मेरा गुरु नहीं बोलेगा मुझे कि तुम तैयार हो स्टेज पे जाने के लिए, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन आजकल मेरे पास स्टूडियो है, मेरा रिकॉर्डिंग स्टूडियो, वहाँ पे तो ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने कभी म्यूजिक का एम भी नहीं पता है, वो कहते हैं हमें एल्बम निकालना है। मतलब एल्बम निकालना है आपको? हाँ जी, मुझे गाना गाना, मैंने गाना लिख लिया है, अब मुझे गाना है। आपने लिख लिया तो आप गा कैसे सकते हो? गाना तो गाना एक अलग चीज है। हाँ। लेकिन उन्हें गाना, उनको पता है कि सॉफ्टवेयर में ऊपर नीचे करके कुछ हो जाएगा और हम गाना निकाल देते। ये जो कॉन्फिडेंस आता है ये आपको ले डूबता है, क्योंकि म्यूजिक लाइव करने की चीज है, गाना निकालने की चीज नहीं है कि आपने एक सीडी निकाल दिया और आप म्यूजिशियन हो गए। किसी अच्छे म्यूजिशियन से आप बोलेंगे जो तुम्हें 2 लाइफ चूज करने को दी जा रही है, एक तुम्हारा पूरी जिंदगी में गाने निकालता रहूंगा लेकिन तुम्हें स्टेज पे नहीं गाना है, और एक तुम्हें स्टेज पे गाना है, गाने नहीं निकालेंगे तुम्हारे, कैसेट नहीं निकलेगा कभी। ज्यादातर सीरियस म्यूजिशियन ये चूज करेंगे कि हमें स्टेज पे जाके अपना परफॉर्म करना है, अपना इंस्ट्रूमेंट, अपना म्यूजिक करना है, हमें गाने से मतलब नहीं है, क्योंकि म्यूजिक परफॉर्म करने की चीज है, इज अ परफॉर्मिंग आर्ट, वो ऐसे रिकॉर्ड करके निकाल देने की चीज नहीं है। ओके, अच्छा अगर हम ये देखें, अभी लास्ट हमने बात की जो शो एक आया हुआ था सारेगामापा, उसमें भी एक जज हुआ करते थे अनु कपूर जी। तो अनु कपूर जी की म्यूजिक को लेकर के नॉलेज काफी अच्छी है, कई बार वो शेयर करते हैं जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे। तो उन्होंने बीच में एक जिक्र किया था ठुमरी का। उन्होंने बोला कि ये जो ठुमरी गाई जाती थी, ये ठुमरी पहले, सबसे पहले
कृष्ण जी के ज़माने से शुरू हुई, वो ऐसा करके उन्होंने एक रैप सुनाया कृष्ण जी का कुछ करके। अच्छा। तो ये म्यूज़िक के बारे में जो इतनी पुरानी चली आ रही है, अब जैसे आपने ही बताया, तो ये लगभग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये इंस्ट्रूमेंट कितने कब से चले आ रहे हैं, कब से प्ले हो रहे होंगे? जी, इंस्ट्रूमेंट तो सर बहुत टाइम से प्ले हो रहे हैं, मतलब कि जो जैसा इवॉल्व होता गया वो उस हिसाब से अपने इंस्ट्रूमेंट को ढालता गया। अच्छा। और आज भी अच्छे म्यूजिशियन अपने इंस्ट्रूमेंट खुद बना रहे हैं, खुद नए तरह से इजाद कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट बनाते भी हैं म्यूजिशियंस? बनाते हैं। भट्ट सर हैं, आप उनको विश्व मोहन भट्ट जिनका नाम है, उन्होंने एक वीणा बनाया है जो गिटार की तरह है, जिसका शेप गिटार की तरह है, लेकिन आवाज बिल्कुल डिफरेंट है। आप उसे सुनेंगे कि ये तो गिटार जैसा लग रहा है, पर टोन इतना डिफरेंट कैसे है। तो वो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट लोग बना रहे हैं। ओके। वो तो तब भी बना रहे थे, आज भी बना रहे हैं। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट तो जब से चले आ रहे हैं, जब से इंसान बोलना सीखा है। और आप जो साउंड थेरेपी करते हैं जी, तकरीबन इस साउंड थेरेपी से अभी तक आपको क्या लगता है कितने पेशेंट्स को आप ठीक कर चुके होंगे? मैं अगर देखूं तो मैं डेली के हिसाब से करीब 10 से 12 लोगों को साउंड हीलिंग देता हूँ। अच्छा। अलग अलग वेलनेस सेंटर में, जिम्स में, योगा सेंटर में, या मेरे घर पे भी, या मेरे जो मेरा सेंटर जो मैंने अपना बना रखा है वहां भी आते हैं। तो 10 से 12 लोग मुझे डेली मुझसे लेते हैं। और मुझे ये सब करते करते प्रोफेशनली जब मुझे लगा मुझे हीलिंग करनी चाहिए लोगों की, मुझे आई थिंक 4 साल हो गए, तो आप लगा सकते हैं। वाओ, आई थिंक मतलब काफी अच्छा नंबर है ये तो। मतलब मोर देन 5 जी या 7,000। और मैं कॉर्पोरेट इवेंट भी करता हूँ, तो उसमें तो एक इवेंट में 100 लोग होते हैं, बहुत लोग होते हैं, तो एक साथ उतनी हीलिंग करते हैं। अच्छा, मेजर बीमारियां बताएंगे आप, जैसे ये बीमारियां हैं जो आराम से ठीक हो जाती है थेरेपी के साथ? आपको आजकल जो अगर आपकी क्वेश्चन है तो मैं आजकल बताऊं, आजकल सबसे ज्यादा जो बुरी बीमारी लगी है वो है आपकी नॉन स्लीप डिसऑर्डर, एनएसडी। इसमें लोगों को ना सोने की बीमारी है। जो लोग कभी 10 बजे सो जाते थे, आज वो 2-2 बजे तक जगते रहते हैं, बिस्तर में लेट के उल्टे ऐसे पंखा देखते रहेंगे, इधर उधर देखते रहेंगे, या फोन चलाते रहेंगे। उनको ये बीमारी है, ये सबसे ज्यादा असर उस पर करती है। अच्छा। हाँ, और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे फोकस, आपका फोकस में लैक है आपकी, आप कहीं भी फोकस नहीं हो, थोड़ी देर में आप विचलित हो जाते हो, उसमें है। घबराहट, आपको उसमें बहुत काम करेगा। कहने को तो लोग ये तक बोलते हैं कि ऑटिस्टिक बच्चे भी हमारे पास आते हैं हीलिंग लेने के लिए। अच्छा। हाँ, और उनको बहुत असर करता है। मेरे पास खुद 2-3 बच्चे इस समय हैं जिनको मैं रेगुलर हीलिंग देता हूँ। ऑटिज्म में इट हेल्प्स। ऑटिज्म बहुत कॉमन होता जा रहा है, मतलब दुखद बात है लेकिन कॉमन हो गया आजकल। और सबसे अच्छी बात है, ऑटिज्म वाले जो बच्चे हैं ना, मुझे उनसे प्यार होता है। वो बच्चे इतने प्यारे होते हैं। एक तो उनका ब्रेन बहुत तेज होता है, बहुत तेज होता है। एक आम बच्चे की तुलना में उनका ब्रेन बहुत तेज होता है। वो इतने ज्यादा अच्छे होते हैं, इतने ज्यादा प्यारे होते हैं, इतने ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं कि उनकी स्पीड की वजह से उनकी बॉडी उनके साथ सिंक नहीं हो पाती है, वरना ब्रेन तो उनका बहुत चल रहा होता है। मैं तो मिलता हूँ, बातें करता हूँ उन लोगों से, बच्चों के साथ खेलता हूँ, और वो इतनी जल्दी दोस्त बन जाते हैं साउंड थेरेपिस्ट के। कोई भी साउंड थेरेपिस्ट अगर सुन रहा होगा इस बात को तो समझेगा, रिलेट करेगा कि हाँ, ऑटिस्टिक बच्चे ये इतनी जल्दी दोस्त बन जाते हैं हमारे। क्यों? हमारे नहीं बनते, वो साउंड्स के बनते जो उन्हें रिलैक्स करते हैं, जो उनके ब्रेन को ठंडा करते हैं थोड़ी देर के लिए। अच्छा। वरना वो तो बेचारे परेशान है, उनका ब्रेन एक सेकंड के लिए सो नहीं रहा है, वो सोते में भी हिल रहे हैं, वो जागते में भी एक ही चीज की रट लगा रखी है, क्योंकि ब्रेन ही कंट्रोल में नहीं है उनका, इतना फास्ट चल रहा है, ये उसको रिलैक्स कर देते हैं। इनफैक्ट अभी आपने जब बोला तो मुझे एक बात और याद आई कि जैसे म्यूजिक से जो चीज़ें हीलिंग वाली बात है, माय सन इज 6 years old राइट नाउ, तो मैं क्या करता था उसको, जब मैं रात में सोने जाते तो हम ललाबाई लगा देते थे। जब वो थोड़ा 2 साल का था तो ललाबाई बाय फॉर बेबीज बोल के हम एलेक्सा पे लगा देते थे। अब वो ललाबाई चलना शुरू होती थी, मैं 10 मिनट में सो जाता था, वो 15-20 मिनट जगह ही रहता था, आधा घंटा, और मैं जल्दी सो जाता था। बच्चों के दिमाग में चीजें दौड़ रही होती है। हाँ, बच्चों का जो दिमाग होता है वो बहुत अलग होता है। मतलब उसमें जो नशा होता है बच्चों के दिमाग में, वो हम बड़े होने के बाद धीरे धीरे वो केमिकल रिलीज होना खत्म हो जाते हैं। तो ये जो बच्चों के दिमाग में भागा दौड़ी और ये जो भागना है, इसको भी शांत करता है, मतलब चैनलाइज करता है इसको भी। इट्स ग्रेट, इट्स ऑसम। मतलब मुझे लगता है कि आपसे एक दिन बात करना भी कम पड़ेगा, तो एक एपिसोड भी तो क्या ही बात करूं, बट इट्स वेरी इंट्रिगिंग। ये सब्जेक्ट भी बहुत वास्ट है। हाँ, बहुत वास्ट है, सब्जेक्ट है, बिकॉज इतनी सारी चीजें, मैं आई एम श्योर जो लोग देख रहे होंगे, इतनी सारी चीजें अगर हम एक म्यूजिक से कर सकते हैं तो आई एम श्योर इट हैज अ लॉट। और ये मुझे अभी तक ऐसा लग रहा है जैसे प्याज की तरह छिलके पे छिलके उतारते जाओ, उसके बारे में समझते जाओ। तो वील कवर इट इन सम अदर एपिसोड एज वेल। सो मैंडी, हमारे दर्शकों के लिए, हमारे श्रोतागणों के लिए, सबके लिए, कैन यू जस्ट गिव अस अ डेमो की साउंड हीलिंग आप लोग किस तरह से करते हैं और कैसे इन इंस्ट्रूमेंट्स का आप यूज करते हैं? ओके, साउंड हीलिंग की जैसे हमने बात करी थी, तो कुछ साउंड्स होते हैं जो हम सुन सकते हैं, ठीक है।
तो कमाल की बात है कि ईश्वर ने जब हमें बनाया तो हमें बड़ी कमाल के तरीके से बनाया। अब ये टॉपिक आप लोग को भी सुनना पड़ेगा ध्यान से, जितने भी दर्शक सुन रहे हैं, क्योंकि उनके काम की चीज़ है। आंखें बनाई, आंखें देखती हैं चीज़ों को, कलर, चीज़ों का डिस्टेंस, चीज़ों का साइज, और एक फिगर डिसाइड करके आपके ब्रेन में सिग्नल भेजती है कि ये चीज़ है, इस कलर की है, ठीक है। तो आंखों का काम ये है ग्राफिकली चीज़ों को देखना। उसके बाद ईश्वर ने बनाए 2 कान जिनका काम है सुनना। एक भी बना सकता था वो, लेकिन उसने 2 बनाए और सामने नहीं लगाए, साइडों में लगाए, राइट। और सारे ही जानवरों को आप देखेंगे उनके साइडों में कान है, ठीक है ना, लेफ्ट और राइट, और स्टीरियो भी लेफ्ट और राइट होता है, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट जो कान दिए, इन दोनों कानों की सुनने की क्षमताएं अलग अलग है। अच्छा। कान की दूरियां सुनते हैं, कान सुन के बता सकता है ये आवाज दूर से आ रही है, पास से आ रही है, बहुत पास से आ रही है। ये कान आपके साउंड को इस तरह से आइडेंटिफाई कराता है कि आप ये तक बता सकते हैं ये मेटल का साउंड है, ये वुड का साउंड है, ये पानी का साउंड है, ये प्लास्टिक का साउंड है। आप हर चीज दिमाग में आपके इंफॉर्मेशन फ्रीज है। इसके बाद आ जाती है नाक। नाक स्मेल करती है, उसमें भी 2 छेद दिए हुए हैं, ठीक है। उसका काम है स्मेल करना, क्या है, कौन सी स्मेल है। और हमारा ब्रेन इतना कमाल का है कि कोई आपको स्मेल, आपने कोई बचपन में अगर महसूस करी हुई हो, जवानी में या बुढ़ापे में भी आपको स्मेल आएगी, आप याद कर लोगे ये बचपन में आती थी स्मेल। दिमाग इस तरह से उसको प्रिजर्व करके रख लेता है। अब इसके बाद आती है बात हमारी जबान की। जबान पे रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है। आगे बड़े सॉफ्ट रिसेप्टर्स है, बीच में थोड़े से स्ट्रांग है, उसके पीछे अलग है। तो इनका काम क्या है, टेस्ट के बारे में बताना, करेक्ट, ठीक है। जबान की जो आगे वाला रिसेप्टर है वो इतना कमाल का है कि जब आप गर्म चाय पीते हो तो चाय को टच करते ही आपकी जबान पीछे चली जाती है और ब्रेन में सिग्नल जाता है कि अभी उसको मत पीना वरना पीछे के रिसेप्टर्स जल जाएंगे। आगे का नहीं जला, करेक्ट। आगे का टच करते ही वापस हो गया, तो उसने आपको सिग्नल दे दिया। तो कितनी कमाल की है। लेकिन ऐसे ही पूरी बॉडी पे ये जो स्किन लगी हुई है, सारी चीजें कमाल की हैं। यानी अगर आप जमीन पे सो रहे हो या बेड पे सो रहे हो और मैं एक पानी की बूंद, आपके पैर की एक बूंद एक किसी उंगली पे टप से टपका दूं, तो विद इन अ सेकंड आपको पता चल जाएगा कि मेरे पैर, मेरे राइट लेग की तीसरी फिंगर पे कोई पानी की बूंद टपकी है, करेक्ट। यानी सेंसर्स तो पूरी बॉडी में लगे, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब वो सेंसर इतने कमाल के उसे ये तक पता चल जाएगा कि ये पानी की बूंद है, ठंडी है, गर्म है, या बहुत ठंडी है या बहुत गर्म है, या पानी की बूंद नहीं है, कोई पाउडर है, कुछ मिट्टी है, सब कुछ सेंस कर लोगे बिना छुआ। कमाल की चीज है ना ये, बिल्कुल। इसी तरह हमारी जो बॉडी है, इसमें जो 2 कान हैं, वो सुनने की क्षमता उनकी जितनी है वो उतना सुन सकते हैं। अब अमूमन हम बात कर लेते हैं सुनने की क्षमताएं कैसी है। जैसे हम 5 डेसिबल से 15 डेसिबल तक सुन सकते हैं, अमूमन बता रहा हूँ, ठीक है। उसमें क्या है कि उससे नीचे की फ्रीक्वेंसी आप नहीं सुन सकते, उसके ऊपर की फ्रीक्वेंसी आप नहीं सुन सकते, करेक्ट। ये तो हमें पता ही होता है जी। लेकिन इसके अलावा कुछ जीव ऐसे हैं जो ज्यादा सुन सकते हैं। जैसे कोई अब बता सकते हैं? हाथी। हाथी भी है और डॉग भी है। सबसे ज्यादा डॉग को माना जाता है कि डॉग ज्यादा सुन सकते हैं, ओके, ठीक है। डॉग की सुनने की फ्रीक्वेंसी हमसे ज्यादा है। तो अब तक की जितनी भी रिसर्चेस हुई हैं उसमें सबसे ज्यादा पता क्या चला है कि सबसे ज्यादा अगर कोई सुन सकता है अब तक की रिसर्च में, वो है डॉल्फिन। अच्छा, डॉल्फिन हमसे कई गुना ज्यादा सुन सकती है, ओके, है ना। 15,000 हर्ट्ज तक भी सुन सकती है। यानी अगर आप नदी के किनारे खड़े हैं या किसी पानी के किनारे खड़े हैं और डॉल्फिन करीब 7-8 किलोमीटर दूर तैर रही है, आपने पानी के किनारे उसे आवाज लगाई और उसको वहां सुनाई पड़ जाएगा, वो तैरती हुई आपके पास आ जाती है। अच्छा, देखा होगा आपने वीडियोस में। हाँ, मतलब इतनी दूरी होती है ये मुझे अंदाजा नहीं लगा, लेकिन वो इतनी दूर तक सुन सकती है। अच्छा, तो यानी उनकी सुनने की क्षमता इतनी ज्यादा है कि वो वहां तक सुन सकती हैं। लेकिन हमारी सुनने की क्षमता बहुत कम है। हम एक फ्रीक्वेंसी के नीचे नहीं सुन सकते, एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर नहीं सुन सकते। बच्चे, ये जो डॉल्फिन वाला मैंने एग्जांपल दिया, इसमें एक घटना घट जाती है जिस पर हम सबका ध्यान नहीं जाता। घटना ये घट जाती है कि अगर डॉल्फिन हमें 8-10 किलोमीटर दूर सुन पा रही है तो हमारी आवाज भी तो वहां तक जा रही है। आवाज इतनी दूर जाती है तभी तो वो सुन पा रही है। बात तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन हाउ इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है, आवाज ट्रेवल करती रहती है। अगर मैं, आप थोड़ी दूर पे खड़े हैं, आपकी सुनने की क्षमता वहां तक है, मैं यहाँ से बोलूंगा आप सुन पा रहे हैं, आप थोड़ी दूर जाएंगे आप नहीं सुन पाएंगे, लेकिन उसी जगह पे कोई डॉग बैठा है वो सुन लेगा, क्योंकि उसकी सुनने की क्षमता ज्यादा है और मेरी आवाज तो वहां तक ट्रेवल कर ही रही है, तो उसने वहां सुन लिया। अब डॉल्फिन 8 किलोमीटर दूर बैठी है, तैर रही है, उसकी सुनने की क्षमता उतनी है, मेरी आवाज वहां तक जा रही है, उसने सुन लिया। ऐसे ही हम बोलते हैं कि शायद कोई
पैरेलल वर्ल्ड में कोई ऐसा बैठा हो जो हमारी बातें सुन रहा हो जी, तो हम बोलेंगे तो वहां तक पहुंच जाएगा. दैट इज हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क. मैनिफेस्ट ऐसे वर्क करता है. अच्छा. हाँ. तो आपकी आवाज कोई ना कोई कहीं सुन रहा है और लगातार आवाज आपकी ट्रेवल करती रहती है. इसलिए हमें बोला जाता है कि कुछ भी बोलते समय बहुत सोच समझ के बोलिए. आपके शब्द आपको नहीं पता कौन कहाँ सुन रहा है, करेक्ट, कहाँ पहुंच रहे हैं. तो ऐसे मैनिफेस्ट काम करता है. ये मैनिफेस्टेशन का एक पार्ट है. ओके. तो अब आप पूछ रहे थे कि हाँ, साउंड के बारे में. हम लोग सुनना जरूर चाहेंगे. हाँ. सो मैंडी, इफ यू कैन जस्ट गिव अस अ डेमो कि Yeah, ये sure, इंस्ट्रूमेंट्स sure. कैसे काम करते हैं. श्योर. तो अभी मेरे पास कुछ बाउल्स हैं जो आप कानों से सुन सकते हैं. कुछ बाउल हैं जो आवाज करेंगे बट आप कानों से नहीं सुन पाएंगे. तो कमाल की बात है कि आप पहले इसको सुने. सुन पा रहे हैं? अभी भी सुन पा रहा हूँ. ठीक है. हाँ, काफी देर तक अभी भी बज रही है हल्का हल्का. ज्यादा तेज सुनाई दे रहा है. ठीक है. हाँ. तो ये मिड फ्रीक्वेंसी का एक बाउल है. अच्छा. मैं इसको रख देता हूँ. एक और प्ले करके आपको सुनाता हूँ. ये आप बाउल देखिए. सुन पा रहे हैं? तो एक बाउल में इसको भी नीचे रख देता हूँ और एक बाउल ये है. सुन पा रहे हैं? बिल्कुल. मैं इसको भी नीचे रख देता हूँ. और ऐसे मेरे पास दो बाउल और है. मैं और बजा देता हूँ. ये थोड़ी सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी अभी इसकी है. और एक बाउल ये है. ठीक है. अब ये सारे बाउल्स मैं वन बाय वन प्ले कर देता हूँ. तो ये मिलके रेजोनेट करेंगे और आपको सुनाई देंगे. अच्छा. सुनाई दे रहा है? अभी भी सुनाई दे रहा है. अब मैं इनको बंद करता हूँ. अब आपको कुछ और सुनाई दे रहा है? फैन की आवाज. लेकिन जब ये बज रहे थे तो वो फ्रीक्वेंसी कट हो गई थी. हाँ, नहीं सुन. फैन की आवाज तो तब भी थी लेकिन आपको सुनाई देनी बंद हो गई. हाँ. क्योंकि जो इसकी फ्रीक्वेंसी थी उसने आपके ब्रेन में ऐसा कुछ क्रिएट किया कि आपको बाकी फ्रीक्वेंसीज कट हो गई. अब मैं एक चीज एग्जांपल और दिखाता हूँ आपको. एक मेरे पास ये बाउल है. बहुत लो फ्रीक्वेंसी का बाउल है. सुनाई दे रहा है आपको? नहीं सुनाई दे रहा? कुछ भी ध्यान से सुनिए. नहीं सुनाई दे रहा? लेकिन इसे छू के देखिए हल्के. अरे पूरा वाइब्रेट हो रहा है ये तो. लेकिन सुनाई नहीं दे रहा. यानी आपकी स्किन ने इसे सेंस कर लिया लेकिन आपके कान नहीं सेंस कर पाए इसे. राइट. तो कुछ आवाजें होती है जो हम सुन नहीं सकते हैं. जो हम अभी बात कर रहे थे जिस टॉपिक पे कि जो आवाजें हम सुन नहीं सकते लेकिन हमारी बॉडी उसे सेंस कर लेती है. अच्छा. तो वो ये कमाल की बात है. जैसे कभी आपने देखा हो कि आपके आसपास कोई प्रोग्राम चल रहा है और वहाँ बहुत हैवी डीजे चल रहा है. डीजे की आवाज नहीं आ रही लेकिन जो उसका बेस है वो आपके घर में सुनाई दे रहा है और आपको बेचैनी हो रही है. ज्यादातर सोसाइटीज में तो ये बहुत होता है. बहुत. किसी के घर में म्यूजिक सिस्टम चल रहा है, पूरी सोसाइटी में केवल बेस सुनाई दे रहा है और उससे आप बेचैन हो रहे हैं क्योंकि बेस ट्रेवल कर रहा है और उसकी वाइब्रेशन आपके घर के अंदर आपको सुनाई दे रही है और वो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी जो है आपको डिस्टर्ब कर रही है. इससे बचने का भी कोई तरीका है क्या? हाँ, घर छोड़ के जा सकते हैं. चलिए, ग्रेट. बिकॉज ये बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है. फ्लैट्स में तो बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है. तो हमें फालतू की आवाजों से बचना चाहिए. बचने का यही तरीका, अपने कान में कोई सूदिंग सी आवाज लगा लें और कोई साउंड थेरेपी वाला कुछ म्यूजिक लगा लें या कुछ ऐसा लगाएं जो अच्छी फ्रीक्वेंसी का हो, डिसेंट सा, और उसे सुने और बाहर की फ्रीक्वेंसी से थोड़ी देर के लिए बच जाए. हमिंग तो उसकी आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट डालेगी लेकिन एटलीस्ट ब्रेन में नहीं पहुंचेगी वो. वाओ. हाँ. तो इसी तरह एक मेरे पास और है, मैं भी दिखाता हूँ. तो ये ड्रैगन बेल है. ओके. तो इसका काम होता है आपकी बॉडी में जैसे मिड लो फ्रीक्वेंसीज डाली गई हैं या किसी भी तरह से आपकी बॉडी को सेडेशन देके रखा गया है, उसके बाद ये सारी फ्रीक्वेंसीज को कट करती है. ठीक है, इस तरह से काम करती है. प्लस इसे रिमिंग भी कर सकते. मुझे अभी भी फील हो रहा है.
हटा लिया आपने, फिर भी लग रहा था कि ऐसे घूम रहे हैं। इससे आपको थोड़ा सा सेडेशन मिलता है। और ज्यादातर इसमें बाउल मेरे पास जो है वो बॉडी पर रख के काम किया जाता है उनको, वो थेरेपेटिक बाउल है, वो सुनाई कम देते हैं, उनका जो पेनिट्रेशन होता है, उनका जो बज होता है, जो वाइब्रेशन है, वो आपकी बॉडी पे वर्क करता है। तो ऐसे कितने बाउल्स होते हैं आपके पास लगभग? बहुत तरीके के बाउल होते हैं। बाउल के अलावा और लो फ्रीक्वेंसी पे हमारे पास गोंग भी होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैसे आप देख पा रहे हैं, ये मेरे पास एक गोंग है। दर्शक भी देख सकते हैं, ऑडियंस हमारी जी। तो इस गोंग का काम है लो फ्रीक्वेंसी और वाइड फ्रीक्वेंसी क्रिएट करना। ओके। मुझे अच्छा लगने लगा ऑटोमेटिकली। वैसे आई एम ऑल टुगेदर अ पॉजिटिव पर्सन, अच्छा लगता है मुझे नॉर्मली भी, लेकिन दिस वाज समथिंग एल्स। दिमाग में जैसे एक अच्छा सा वाइब्रेशन फील हो रहा था बहुत। तो अभी तो आप कानों के थ्रू ले रहे हैं, जब आप बॉडी वर्क बोलते हैं उसे हम लोग, तो आप जब बॉडी वर्क कराएंगे, बॉडी पे आपके बाउल रख के अलग अलग बाउल का अलग अलग बॉडी पे रखने का तरीका होता है, तो आपको बहुत अमेजिंग इफेक्ट अभी से ही लग रहा है। गूज बम्स से आ गए मुझे। साउंड थेरेपी से काम करती है। वाओ, दैट्स ग्रेट। आई एम श्योर दर्शकों को भी ये बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों के भी कोई सवाल हो, कुछ ऐसी बातें हो जो आप भी पूछना चाहते हैं, तो प्लीज हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, एंड वी विल कॉल मैंडी फॉर अनदर एपिसोड। और आपको, हमारे दर्शकों को और हमें प्रॉमिस करना होगा कि आप हमारे साथ एक और एपिसोड करेंगे, सो दैट वी कैन कवर अ लॉट मोर एंड वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट दिस। श्योर एनी टाइम। एंड आई एम श्योर बहुत सारे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अभी जहाँ पे हम रह रहे हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गाजियाबाद, इन जगहों पे मैंने कई बार देखा है बच्चों के ऑटिज्म वाले इश्यूज, मियाँ बीवी के झगड़े वाले इश्यूज, ये सब हम लोग के यहाँ बड़े कॉमन सी चीजें हैं। एंड आई एम श्योर ये पैन इंडिया लेवल पे भी एक प्रॉब्लम्स भी हैं कुछ, तो इसके लिए जो म्यूजिक है उसके लिए भी हम आपसे जरूर कनेक्ट करेंगे फिर से। बिल्कुल। आप लोग आना चाहे तो मेरे पेज पे जाके जी, वहाँ पे तरह तरह की म्यूजिक आपको मिल जाएंगे, आप उसे सुन सकते हैं, कान में लगा के सो सकते हैं, कुछ प्रैक्टिस में ला सकते हैं, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, तो श्योर कर सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में आपका पेज भी शेयर करेंगे, प्लीज हमें जरूर बताइएगा। आपके इंस्ट्रूमेंट सुनने के बाद हमारी टीम से भी रिक्वेस्ट आ रही है, एंड दे आल्सो वांट कि उनके ऊपर एक डेमो हो जाए, तो रिक्वेस्ट यू टू डू दैट। एंड अब हमारी टीम से राहुल जी हैं और तुषार जी हैं, वो यहाँ पे आएंगे, एंड दे विल आल्सो लाइक टू हैव द डेमो, बिकॉज उनको ये बहुत अच्छा लग रहा है अभी तक। वेलकम राहुल, तुषार। आंखें बंद, रिलैक्स, मन में जो भी भाव है उसे निकाल दीजिए। मन में जो भी बात चल रही है, जो भी भाव चल रहा है, उसे भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, रिलैक्स हो जाइए। थोड़ी देर के लिए दिमाग को हम फ्री छोड़ेंगे। पूरा माइंड ना रीसेट हो गया। हाँ, आंखें देखिए आप अपनी। तो ये ऐसे काम करता है। अभी आपके हाथ के थ्रू एक वाइब्रेशन गया, एक लेफ्ट हैंड के, एक राइट हैंड के, और वो कनेक्ट हुआ आपकी स्पाइनल में, और स्पाइनल के ऊपर जहाँ वो कनेक्ट हो रहा था वहाँ से मैंने एक लो फ्रीक्वेंसी और दी आपकी। तो अब आपके ऐसा लग रहा है यही सत्य है। थैंक यू। तो ये इसी तरह से काम करता है। आप बहुत लो फ्रीक्वेंसी में चले गए। मैं सभी को बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छा फील हो रहा है, गजब, मजा आया। थैंक यू सो मच, and thank you for coming on the Unmute show. It was pleasure to have you, sir. Thanks a lot. Thank you so much. And you are watching the Unmute show, powered by Cornerstone Hridaya Productions. Thank you.